नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी दशहरा। देखो, हर एक त्यौहार की सिग्निफिकेंस होती है और आपको पता है दशहरा क्यों बनाया जाता है। अच्छाई की बुराई पर जीत। और बुराई देखो हम सब में होती है। जैसे आपको एग्जांपल दूं, आपको पता है इस चीज़ का, मैं काफ़ी समय से सुबह जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बीच बीच में सफल हो जाता हूँ, फिर दोबारा से वीडियो लेट आनी स्टार्ट हो जाती है। इस चीज़ को मेरे अंदर जो बुराई है ना, काफ़ी समय से छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज मैं एक बार फिर से कमिटमेंट लेता हूँ दशहरे के मौके पे कि कल से वीडियो जो है जल्दी आएगा। आपके अंदर भी ऐसी कोई कमी है, कोई बुराई है जिसको आप छोड़ना चाहते हो, तो आज बढ़िया मौका है, फेस्टिवल है, आप ऐसा प्रण ले सकते हो और कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो। आज देखो, वीडियो वैसे इसलिए लेट हुआ, आज द हिंदू की छुट्टी है। द हिंदू आज पब्लिश हुआ नहीं, मैंने सारे न्यूज़पेपर्स एक्सप्लोर कर दिए ताकि यूपीएससी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस किया जा सके। मिली नहीं, कुछ भी नहीं मिला आज। और मन में ना हजारों आवाज़ें होती हैं, एक आवाज़ तो चुपके चुपके ये भी कह रही कि आज नहीं डिस्कस करते हैं। उस आवाज़ को तो मैंने कतई दबा दिया, अरे नहीं, कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए डिस्कशन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैंने दो आर्टिकल्स आज ढूंढे। एक तो देखो, इजरायली बॉर्डर पे ना भारत की फोर्सेस तैनात है, वहाँ पे यूएन पीस कीपिंग मिशन में। इस पे काफ़ी सारे न्यूज़ आए, आर्टिकल्स नहीं आए, न्यूज़ आए। लेकिन मैं पूरा ये जो टॉपिक है ना आपका रिवाइज करवाऊंगा। यूएन पीस कीपिंग मिशंस में इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है, क्या ये यूएन पीस कीपिंग मिशंस होते हैं, रिफॉर्म्स की क्यों आवश्यकता है, एक ये, और एक एथिक्स का टॉपिक हम निपटा देंगे। फैमिली का क्या रोल होता है बच्चों में वैल्यूज इंपार्ट करने में, ये एथिक्स का एक टॉपिक है, पूरा आपका खत्म हो जाएगा। और ये दो क्वेश्चंस भी आपको अटेम्प्ट करने हैं आज की डिस्कशन के बेस पे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये देखो वो समय है जब युद्ध स्टार्ट ही होने वाला है। एक तरफ इजराइल और हमास के बीच और दूसरी तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में भी युद्ध स्टार्ट हो सकता है लेबनान बॉर्डर पर। लेकिन भारत की फोर्सेस इजरायली बॉर्डर पर क्या कर रही हैं? क्या वो अभी पहुंची हैं इजराइल या फिर लेबनान का साथ देने के लिए, या फिर काफी समय से भारत की फोर्सेस वहां पे तैनात हैं? देखो, इंडिया की जो फोर्सेस है ना, वो यूएन पीस कीपिंग मिशन का पार्ट है। और यूएन पीस कीपिंग मिशन तैनात है ना सिर्फ इजराइल और लेबनान बॉर्डर के बीच में, ताकि वहां पे पीस मेंटेन की जा सके। मैं हाईलाइट करता हूं, ये ऊपर लेबनान है, नीचे इजराइल है। इस बॉर्डर पे तो तैनात है ही यूएन पीस कीपिंग मिशन के अंतर्गत भारत की फोर्सेस, बल्कि सीरिया और इजराइल का जो बॉर्डर है ना, वहां पर भी यूएन पीस कीपिंग मिशन तैनात है पीस मेंटेन करने के लिए। और यूएन पीस कीपिंग मिशन में भारत के जवान भी वहां पे तैनात हैं। यूएन पीस कीपिंग मिशन होता क्या है, इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है यूएन पीस कीपिंग मिशन में, सारी इंफॉर्मेशन हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। यूएन पीस कीपिंग मिशन देखो एक टूल है जो इस्तेमाल किया जाता है यूएन के द्वारा। सिक्योरिटी काउंसिल से अप्रूवल मिलने के बाद ही दो देशों के बीच बॉर्डर पर या फिर किसी देश में जहां पे सिविल वार हुआ है, वहां पर पीस कीपिंग मिशन को भेजा जा सकता है। मतलब सिक्योरिटी काउंसिल का अप्रूवल मिलना जरूरी है। जैसे इजराइल और लेबनान के बीच में टेंशन्स है, तो वहां पे पीस को मेंटेन करने के लिए पीस कीपिंग मिशन भेजा जा सकता है। किसी देश में सिविल वार स्टार्ट हो गया, वहां पे भेजा जा सकता है। और पीस कीपिंग मिशन में देखो सिर्फ मिलिट्री नहीं होती, पुलिस भी हो सकती है, सिविलियन पर्सनल जैसे डॉक्टर्स वगैरह को भी भेजा जा सकता है। यूएन की देखो अपनी कोई आर्मी नहीं होती। विभिन्न देश जैसे इंडिया जैसे कंट्रीज जो हैं, इंडिया, बांग्लादेश, ये थोड़ी थोड़ी अपनी जो फोर्सेज हैं, सोल्जर्स हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, यूएन को देते हैं। और बदले में फिर यूएन विभिन्न देशों से सोल्जर्स इकट्ठा करके उनको अलग अलग देशों में मिशन के तौर पे भेजता है, वहां पे पीस मेंटेन करने के लिए। सबसे पहला जो यूएन पीस कीपिंग मिशन गया था वो मई 1948 में गया था। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से अप्रूवल मिलने के बाद यूएन के मिलिट्री ऑब्जर्वर्स मिडिल ईस्ट में गए थे। वहां पर अरब नेबर्स और इजराइल के बीच में जो युद्ध स्टार्ट हुआ था 1948 में, वहां पर इजराइल और अरब नेबर्स के बीच बॉर्डर पर पीस मेंटेन करने के लिए यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स गए थे। बात करें इंडिया की, इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूट किया है यूएन में पीस कीपिंग फोर्सेज में? इंडिया देखो यूनाइटेड नेशंस का फाउंडिंग मेंबर था और यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में इंडिया ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। कोरियन पेनिनसुला में जब कन्फ्लिक्ट था 1950 में, तो उस समय इंडिया ने मिलिट्रीली मेडिकल यूनिट के साथ पार्टिसिपेट किया ताकि कोरियन पेनिनसुला में पीस इस्टेब्लिश की जा सके। और इंडिया ने कस्टोडियन फोर्स भी प्रोवाइड की थी न्यूट्रल नेशंस रिपैट्रिएशन कमीशन के लिए। इसके बाद इंडो चाइना
यानी कि कंबोडिया, लाओस, वियतनाम में जब कन्फ्लिक्ट हुआ 1945 से लेकर 1970 के बीच, तो इंडिया ने सुपरवाइजरी कमीशन को डिप्लॉय किया था और सिक्योरिटी काउंसिल से ऑथराइजेशन के बाद इंडिया ने गाजा पट्टी में भी अपने कंटिजेंट्स भेजे थे यूएन की इमरजेंसी फोर्स के साथ। 1956 में हमारी जो 11 इन्फेंट्री बटालियन हैं उन्होंने सक्सेसफुली सर्व किया गाजा पट्टी में। इसके अलावा कोंगो में इंडिया ने बहुत ही अच्छे ढंग से कंट्रीब्यूट किया है वहाँ पर ऑपरेशन चलाने में। 1960 से 1964 के बीच, 1960 से 1964 के बीच हमारे 36 जवान शहीद हो गए कोंगो में पीस इस्टाब्लिश करने के ऑपरेशंस में, और 124 हमारे जवान घायल हो गए। इसके अलावा 1964 में साइप्रस में ऑपरेशंस चलाए गए, वहाँ भी उन ऑपरेशंस में इंडियन फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया और 3 लोग हमारे ड्यूटी के दौरान मारे गए 1965 में। इसके अलावा कोल्ड वार के बाद इंडिया अभी भी यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में अपने कमांडर्स, आर्म्ड मिलिट्री कंटिजेंट्स, मिलिट्री ऑब्जर्वर्स, स्टाफ ऑफिसर्स और इवन इंडिया के एयरफोर्स अटैक हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड करता रहता है। जहां पर भी इंडिया को कहा जाता है और यूएन मिशन जाता है तो वहां इंडिया अपनी पूरा रोल प्ले करता है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं किन वार्स में हमने अपने फोर्सेस को भेजा यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। गल्फ वार में 1991 में भेजा, लिबरिया में 1993 में भेजा, अल सल्वाडोर में 1991 में भेजा, गोलान हाइट्स जिसको लेके सीरिया और इजराइल के बीच कन्फ्लिक्ट रहता है, यहाँ पर भी हमने अपनी बहुत सारी फोर्सेस को भेजा था यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ पर देखो ध्यान देने वाली बात यह भी है कि शुरुआत में तो पीस कीपिंग ऑपरेशंस वहाँ पर चलाए जाते थे, यानी पीस कीपिंग मिशन वहाँ पे भेजा जाता था जहाँ पर 2 देशों के बीच में लड़ाई है, ABC और XYZ, दोनों नेबरिंग कंट्री हैं, दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट हुआ है, तो स्टेटस को मेंटेन करने के लिए पीस कीपिंग मिशन भेजा जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, किसी देश के अंदर विभिन्न पार्टीज के बीच लड़ाई चल रही है, सोमालिया जैसे देश हैं, सोमालिया के अंदर ही सिविल वार जैसी सिचुएशन है, सूडान के अंदर सिविल वार जैसी सिचुएशन है, तो ऐसी सिचुएशन में उस स्टेट के अंदर ही काफी सारे एक्टर्स हैं जिनके बीच आपस में कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए भी बाद में पीस कीपिंग मिशंस को भेजा जाने लगा। समझ गए? पहले तो देखो 2 देशों के बीच आपस में लड़ाई होती थी तो पीस कीपिंग मिशन तभी भेजा जाता था, लेकिन बाद में सिविल वार की सिचुएशन में भी किसी देश के अंदर ही विभिन्न एक्टर्स के बीच 2 या 2 से अधिक एक्टर्स के बीच लड़ाई है तो उस सिचुएशन में भी पीस कीपिंग मिशन को भेजा जाने लगा। और होता क्या है, देखो जब 2 देश के बीच लड़ाई है, ABC और XYZ, 2 देशों के बीच लड़ाई है और दोनों ने कंसेंट अपनी प्रकट की है कि पीस कीपिंग मिशन को भेज दिया जाए स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, तो देखो उम्मीद यह की जाती है कि दोनों देश फायर नहीं करेंगे, जो उन्होंने कंसेंट दी है उसका वो पालन करेंगे और पीस कीपिंग फोर्स पे कोई अटैक नहीं होगा। लेकिन सोच के देखिए, जब सिविल वार जैसी सिचुएशन होती है किसी एक देश के अंदर, सोमालिया में के अंदर मान लीजिए, सोमालिया के अंदर वेरियस एक्टर्स हैं, अब देखो वेरियस एक्टर्स पे कोई भरोसा किया जा सकता है कि वो फायर नहीं करेंगे? कहने का मतलब ये हुआ, सिविल वार के दौरान जब यूएन पीस कीपिंग मिशन को भेजा जाता है ना, तो उनका खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सिविल वार में जो एक्टर्स होते हैं उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो यूएन पीस कीपिंग मिशन वालों पे अटैक नहीं करेंगे, तो इससे डेथ भी हो जाती है काफी सारे जवानों की। जैसे कोंगो में ऑपरेशन चलाए गए थे, हमारे काफी सारे जवान शहीद हो गए थे, वहां पे सिविल वार हुआ था। ये देखो आगे कहा जाता है कि सिविल वार की सिचुएशन में काफी बार पीस कीपिंग मिशंस को भेजा जाता है ताकि ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस को चलाया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को रीडेवलप किया जा सके, रेलवे, रोड्स, इलेक्ट्रोल प्रोसेस, इन सबको वहाँ पे सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो किसी देश में सिविल वार होता है तो ये सब इंश्योर करने के लिए वहाँ पे पीस कीपिंग मिशन भेजा जाता है। इंडिया के फोर्सेस की डिमांड ज़्यादा होती है यूएन पीस कीपिंग मिशंस में। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हमारे देश की फोर्सेस को ऑलरेडी काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होता है। कश्मीर में कितने समय से इंसर्जेंसी चल रही है और नक्सलिज्म की समस्या है, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी काफ़ी समय से चल रही है, तो हमारे आर्म्ड फोर्सेस को ना बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है कैसे इंसर्जेंसी को टैकल किया जाए। तो इस वजह से इंडिया की जो फोर्सेस हैं वो बेहतर ढंग से काम कर पाती हैं और इसी वजह से
इंडिया की फोर्सेस की डिमांड भी काफ़ी रहती है कि हाँ भाई इंडिया वाले अपनी फोर्सेस भेजें क्योंकि वो ठीक से काम कर पाते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस काफ़ी होता है। और ये साबित भी देखो हुआ है, कंबोडिया, कोंगो, सूडान, इन सब देशों में हमारी जो फोर्सेस गई यूएन पीस कीपिंग फोर्स में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद देखो यूनाइटेड नेशंस ने यह भी कोशिश की है कि हमारे देश की जो फोर्सेस हैं उनकी एक्सपर्टाइज को एक्सप्लॉइट किया जाए। एक्सप्लॉइट कह सकते हो या फिर यूटिलाइज कह सकते हो। इसके लिए सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग भी इस्टेब्लिश किया गया था 2000 में, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के अधीन। फिर से बोलता हूं, देखो इंडिया की फोर्सेस की एक्सपर्टीज काफ़ी ज़्यादा है इंसर्जेंसी से संबंधित ऑपरेशंस को टैकल करने में। तो इंडिया की फोर्सेस की एक्सपर्टीज को यूटिलाइज करने के लिए 2000 में एक सेंटर इस्टेब्लिश किया गया था, सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग। ये किसके अधीन इस्टेब्लिश किया गया था? ये इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के अधीन न्यू दिल्ली में। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी सपोर्ट किया था इस सेंटर को इस्टेब्लिश करने में। तो इस प्रकार से हमने इंडिया के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात की। अब देखो काफ़ी बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है यूएन पीस कीपिंग में किस प्रकार से रिफॉर्म्स लाए जाएं। रिफॉर्म्स की बात करें, देखो यूएन पीस कीपिंग एक डायनामिक कंसेप्ट है, ये धीरे धीरे इवोल्व हो रहा है। शुरुआत में सिर्फ यूएन पीस कीपिंग मिशंस भेजे जाते थे दो देशों के बीच पीस को मेंटेन करने के लिए, ABC XYZ। दो देशों के बीच फाइट हो गई तो वहां पे दोनों के बीच पीस मेंटेन की जाए, स्टेटस को मेंटेन किया जाए, इसलिए पीस कीपिंग मिशंस भेजे जाते थे। लेकिन धीरे धीरे पीस कीपिंग मिशंस को भेजा जाने लगा इवन पीस को बिल्ड करने के लिए। ध्यान से वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। शुरुआत में पीस को कीप करने के लिए मिशन भेजे जाते थे, लेकिन बाद में पीस को बिल्ड करने के लिए भी मिशंस भेजे जाने लगे। पीस को बिल्ड करना मतलब रिकंस्ट्रक्शन करना, डेवलपमेंट लाना, इसलिए भी मिशन यूनाइटेड नेशंस की तरफ से मिशंस भेजे जाने लगे। दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस आ जाता है। एक तो आप बस ये इंश्योर कर रहे हो कि दो देशों के बीच फाइट ना देखने को मिले, फायरिंग ना हो, स्टेटस को मेंटेन रहे। और यूएन पीस बिल्डिंग में क्या है? बिल्डिंग में ये है कि आप ये इंश्योर कर रहे हो कि किसी देश में डेवलपमेंट भी आए और इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट हो। तो इस वजह से अब देखो पीस को आप बिल्ड करने के लिए मिशंस भेजोगे तो अलग अलग प्रोफेशंस के लोग जाएंगे यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस में। इंजीनियर भी जाएंगे और दूसरे जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी जाएंगे। तो यूएन पीस कीपिंग मिशंस अब धीरे धीरे काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई हो गए हैं, अलग अलग तरह के लोग जाते हैं यूएन पीस कीपिंग मिशंस में। दूसरा पॉइंट वही जो हमने डिस्कस किया, पहले तो देखो सिर्फ बॉर्डर पे भेजा जाता था यूएन पीस कीपिंग मिशंस को, लेकिन अब तो सिविल वार की सिचुएशन में भी भेजा जाने लगा है यूएन पीस कीपिंग मिशंस को। इस वजह से कैजुअलिटीज जो हैं वो ज्यादा होने लगी हैं। कैजुअलिटीज देखो इसीलिए ज्यादा होने लगी हैं, ABC देश और XYZ देश के बीच लड़ाई होती है तो देशों से तो उम्मीद की जाती है कि वो नॉर्म्स को फॉलो करेंगी। लेकिन अब सिविल वार की सिचुएशन में किसी देश के अंदर पीस कीपिंग मिशन को भेजा जाता है जो काफ़ी सारे नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स। अब देखो वो क्या तो नॉर्म्स फॉलो करेंगे, इस वजह से यूएन पीस कीपिंग मिशन जो हैं वो उन पे फायर हो जाता है, अटैक हो जाता है, इसलिए कैजुअलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो हमेशा रिलेक्टेंट रहती हैं, वो भेजना नहीं चाहती अपने जवानों को यूएन पीस कीपिंग मिशंस में। और डेवलपिंग कंट्रीज़ बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं, बांग्लादेश, इंडिया जैसे जो देश हैं वो काफ़ी अपनी फोर्सेस को कंट्रीब्यूट करते हैं यूएन पीस कीपिंग मिशंस में। और अभी समय के हिसाब से तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने एक कंसेप्ट दिया है रोबस्ट पीस कीपिंग का। इसका मतलब देखो ये है, पीस कीपिंग का मतलब ऑफेंसिव कैपेबिलिटी होना चाहिए, ना सिर्फ डिफेंस है। आमतौर पे देखो क्या होता है, मान लीजिए ये देश है, यहाँ पे सिविल वार हो रहा है, ABC काफ़ी सारे एक्टर्स हैं। तो जो पीस कीपिंग मिशन होते हैं उनको अपने आप को डिफेंड करने की तो पावर होती है, लेकिन अटैक करने की, फायर करने की पावर नहीं होती है। तो वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं कि देखो अब रोबस्ट पीस कीपिंग का समय है और फायर करने की आज़ादी भी होनी चाहिए यूएन पीस कीपिंग मिशंस को, कि वो ऑफेंसिव रूप से पीस इस्टेब्लिश कर सकें, वो फायर कर सकें, ना सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने के लिए बल्कि एक्टिवली पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। समझ गए? कहने का एसेंस ये हुआ कि वैसे सामान्यतः
जो यूएन पीस कीपिंग मिशंस होते हैं उनको सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने की इजाजत होती है, फायर करने की इजाजत नहीं होती है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं कि अब इसका स्कोप बढ़ाया जाए, कि अब फोर्स की सहायता से जो यूएन पीस कीपिंग मिशंस हैं वो फायर करके एक्टिव प्रयासों से पीस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये देश है, इसमें 3-4 एक्टर्स के बीच में लड़ाई है, तो एक एक्टर जो है वो पीस खराब कर रहा है, तो यूएन पीस कीपिंग मिशन क्या करे, उस ए एक्टर को सबक सिखाए, उस पर अटैक करे, उसको हराए, ताकि पूरे देश में पीस इस्टेब्लिश की जा सके। अभी तक ये कंसेप्ट है नहीं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा बोला जाता है ऐसा होना चाहिए कि यूएन पीस कीपिंग मिशंस ना सिर्फ अपने आप को डिफेंड करें, बल्कि एक्टिवली ऑपरेशंस चला के अगर कोई एक्टर पीस को स्पॉइल कर रहा है तो उसे सबक भी सिखाया जाए। लेकिन इंडिया मना करता है, इंडिया कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए इंडिया के अनुसार, इससे तो देखो कोलेक्टिव सिक्योरिटी और पीस कीपिंग मिशंस में डिफरेंस नहीं रह जाएगा। कोलेक्टिव सिक्योरिटी में क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास होता है और एक्शन लेने की बात कही जाती है, लेकिन ये सिक्योरिटी काउंसिल ठप हो जाती थी, इसी वजह से यूएन पीस कीपिंग का कंसेप्ट आया था। लेकिन अब देखो, यूएन पीस कीपिंग का कंसेप्ट तो इसलिए आया था ना कि जब तक सिक्योरिटी काउंसिल से रेजोल्यूशन पास नहीं हो जाता है तब तक स्टेटस को मेंटेन किया जाए। अगर यूएन पीस कीपिंग मिशन से एक्टिवली वहां पे किसी एक्टर के अगेंस्ट एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे तो फिर फर्क क्या हो गया? मतलब बात तो ये थी ना कि सिक्योरिटी काउंसिल में जब तक रेजोल्यूशन पास नहीं हो जाता तब तक स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा यूएन पीस कीपिंग मिशंस के द्वारा। लेकिन यूएन पीस कीपिंग मिशंस ही अगर एक्शन लेना स्टार्ट कर देगा तो फिर सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास करवाने की जरूरत ही क्या है? यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन खुद ही तो कलेक्टिव सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं। तो इंडिया का यही कहना था कि भैया आप ऐसा मत कीजिए, इससे जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का कंसेप्ट है वो डाइल्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, डेवलपिंग कंट्रीज अपने ट्रूप्स को कंट्रीब्यूट करती हैं यूएन पीस कीपिंग मिशंस में, जबकि डेवलप कंट्रीज काफ़ी सारा फंड प्रोवाइड करती हैं। डेवलप कंट्रीज का ये कहना है कि हमारा दिया हुआ जो फंड है उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं होता। और देखो ये बात सच है कि डेवलपिंग कंट्रीज पीस कीपिंग मिशंस में अपनी फोर्सेस को कंट्रीब्यूट करती हैं, तो इससे काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हासिल हो जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच कंपटीशन भी रहता है यूएन पीस कीपिंग मिशंस में अपने फोर्सेस को कंट्रीब्यूट करने के लिए। लेकिन इंडिया का कहना है कि भैया देखो, पीस कीपिंग जो है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और प्रोफेशनल कंडक्ट चाहिए ज़बरदस्त वाला यूएन पीस कीपिंग मिशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके अलावा देखो, काफ़ी बार यूएन पीस कीपर्स पर सेक्सुअल वायलेंस का भी आरोप लगता है, तो इंडिया ने जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स इस प्रकार के एक्ट की पॉलिसी को प्रपोज किया है। इंडिया ने कहा है कि हम इस प्रकार के किसी भी एक्ट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। काफ़ी बार ऐसा हुआ है, अफ्रीका के देशों में जो पीस कीपर्स हैं उन पर लोकल महिलाओं के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ इस्टेब्लिश करने का आरोप लगा है, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने का आरोप लगा है, सेक्सुअल वायलेंस का आरोप लगा है। तो इस चीज़ के अगेंस्ट इंडिया ने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को प्रोपगेट किया है। इंडिया का कंसर्न ये भी है, देखो ये यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल तय करती है कहाँ पे पीस कीपिंग मिशन भेजना है, कहाँ पे नहीं भेजना है। लेकिन वो देश जो अपनी ट्रूप्स को कंट्रीब्यूट करते हैं यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस में, उनसे उनकी राय नहीं पूछी जाती। मतलब जो देश अपने फोर्सेस को कंट्रीब्यूट कर रहा है उससे पूछा ही नहीं जाता कि हाँ भाई क्या करना है। लास्ट पॉइंट देखो, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग जो है वो सफ़र करते रहते हैं मिशंस लैक ऑफ फंड्स से। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो आजकल काफ़ी ज़्यादा अनिच्छुक रहते हैं, फंड्स देते नहीं हैं जल्दी से वो। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि जो फोर्सेस जाती हैं, जो ट्रूप्स जाते हैं यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको एडिक्वेट ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं हासिल होती। और इंडिया जो है काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहा है पीस कीपिंग मिशंस में पार्टिसिपेट करने वाले ट्रूप्स को ट्रेनिंग देने में। तो ये हमने पूरा टॉपिक डिस्कस किया, इंडिया का कंट्रीब्यूशन यूएन पीस कीपिंग मिशंस में। वैसे देखो, यूनाइटेड नेशंस को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आने वाले 10-15 दिनों में। और अभी फ़िलहाल हमने स्पेसिफिक क्वेश्चन को एड्रेस किया कि काफ़ी बार जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यूएन पीस कीपिंग मिशंस में किस प्रकार से रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है और यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। ये पूरा इशू यूएन पीस कीपिंग मिशन से संबंधित डिस्कस करने के बाद अब देखो, हम एथिक्स का जो हमें टॉपिक डिस्कस करना था
रोल ऑफ फैमिली इन इनकलकेटिंग द वैल्यूज इन द चिल्ड्रन, वो टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब एथिक्स का वो टॉपिक हम निपटा देते हैं। क्वेश्चन पहले ये उठता है, कैसे फैमिली वैल्यूज इम्पार्ट करती है, वैल्यूज इनकलकेट करती है बच्चों में। सबसे पहला पॉइंट है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। देखो, कोई भी फैमिली किस प्रकार से, किस तरीके से अपने बच्चों को परवरिश देती है, उस पर डिपेंड करता है कि बच्चों में वैल्यूज का इनकलकेशन कैसे होगा। जैसे कि देखो, वो बच्चे जिनको पेरेंट्स एक पर्सनल टच प्रोवाइड करते हैं, आमतौर पर वो इमोशनली स्टेबल होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, काम होते हैं, कंपोज्ड होते हैं। और देखो, वो बच्चे जिनको पेरेंट्स की तरफ से पर्सनल टच नहीं मिलता, इग्नोरेंस मिलती है, या फिर दुर्भाग्यवश ऐसे बच्चे जिनके माँ पिताजी या फिर दोनों नहीं होते, तो उनका नेचर आपको स्टेबल नहीं मिलेगा। तो बच्चों की परवरिश पे डिपेंड करता है कि बच्चों में वैल्यूज़ का इनकलकेशन कैसे होगा। दूसरा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। देखो, बच्चा फैमिली में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। बच्चा सीखता है देख देख कर कि बड़ा भाई या बड़ी बहन कैसे बिहेव कर रही हैं, माता पिता कैसे बिहेव कर रहे हैं, फैमिली में जो दूसरे सदस्य हैं वो कैसे बिहेव कर रही हैं। तो उनको देख देख कर बच्चा सीखता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर देखो, जिस फैमिली में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, हस्बैंड वाइफ को मारता पीटता है, तो बच्चे पे बहुत ही ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चे को लगता है कि ये नॉर्मल है, कि पुरुष के द्वारा महिला को पीटना ये नॉर्मल है। अगर देखो, बच्चा ये ऑब्जर्व करता है कि किसी इंडिविजुअल को अलग से बर्तन में खाना दिया जा रहा है और उस बर्तन को उठा के मदर या फिर फादर जो है वो हाथ धोते हैं, तो बच्चे को गलत इंप्रेशन जाता है। बच्चे को लगता है ये कंप्लीटली नॉर्मल है, अगर ये इंडिविजुअल खाना खाएगा तो उसके बाद ऐसा करना है। मतलब माता पिता जाने अनचाहे बच्चे को अनटचेबिलिटी सिखा रही हैं। तो इसलिए बच्चा ऑब्जर्व करके सीखता है। फैमिली में सही ढंग से बिहेव करना जरूरी है। नेक्स्ट है रोल मॉडल। देखो, पेरेंट्स या फिर बड़े भाई बहन, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी, ये सब लोग बच्चों के लिए रोल मॉडल का काम करते हैं। बच्चा इनसे सीखता है। जैसे देखो, डॉटर्स जो हैं अपनी मदर्स की तरह ड्रेस करती हैं और बेटे जो हैं वो अपने फादर की तरह बोलने की कोशिश करते हैं। तो पेरेंट्स या फिर दूसरे फैमिली मेम्बर्स जो हैं बच्चों के रोल मॉडल के लिए काम करते हैं। अगर पेरेंट्स अच्छे हैं, वो वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करते हैं, तो इसका मतलब उसका अच्छा असर बच्चों पर भी देखने को मिलेगा। बच्चे भी अच्छी वैल्यूज़ को इनकलकेट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है टीचिंग्स। देखो, फैमिली मेम्बर्स के द्वारा बच्चों को बहुत सी कहानियाँ सिखाई जाती हैं। जैसे सोते वक्त कि ऐसा हो जाएगा, पुराने एक राजकुमार हुआ करता था, पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, प्रेयर्स सिखाई जाती हैं, रियल लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब बच्चा सुनता है तो बच्चे पर गहरा असर होता है और वैल्यूज़ इनकलकेट होती हैं, क्योंकि बच्चा इन स्टोरीज से मोरल लेसन्स को सीखता है और लंबे समय तक ये जो वैल्यूज़ हैं बच्चों में इनकलकेट रहती हैं। नेक्स्ट है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में देखो, बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, तो बहुत सारी वैल्यूज़ बच्चे को सीखने को मिलती हैं। जैसे काफ़ी सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, तो टॉलरेंस, आपस में कैसे फैमिली मेम्बर्स कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। तो जब बच्चा ये सब वैल्यूज़ देखता है फैमिली मेम्बर्स के बीच, वो वैल्यूज़ भी बच्चे के अंदर इनकलकेट होती हैं। नेक्स्ट है सोशल इन्फ्लुएंस। अब देखो, फैमिली में रिश्तेदार भी आते जाते रहते हैं। रिश्तेदार की अपनी अलग से टीचिंग्स होती हैं, वो अलग से बच्चों को लेसन्स सिखाते हैं। तो काफ़ी बार जब रिश्तेदार आते हैं तो बच्चे ये सब वैल्यूज सीखते हैं, रिस्पेक्ट, कर्टसी, फ्रेंडलीनेस। इसके बाद नेक्स्ट है रिवार्ड एंड पनिशमेंट। देखो, जैसे स्कूल में हमने सीखा था कि कैसे रिवार्ड एंड पनिशमेंट का सहारा लिया जाता है स्कूल प्रशासन के द्वारा बच्चों को सिखाने के लिए, उसी प्रकार से फैमिली के द्वारा भी बच्चों को सिखाने के लिए रिवार्ड एंड पनिशमेंट मेथड का सहारा लिया जाता है। जैसे अगर बच्चे अपना रूम साफ रखेंगे, खाना समय पे खाएंगे, दूध पी लेंगे, तो उनको इनाम दिया जाता है। अच्छे मार्क्स लेके आएंगे तो उनको इनाम दिया जाता है। और ऐसा बिहेवियर जो नहीं चाहते कि पेरेंट्स बच्चे ऐसा बिहेवियर करें, और बच्चे अगर ऐसा बिहेवियर करते हैं तो फिर उनको पनिशमेंट दी जाती है, उनकी पॉकेट मनी बंद कर दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है अथॉरिटी। देखो, फैमिली की अथॉरिटी होती है बच्चों के ऊपर में। मतलब
बच्चों को फैमिली की बात, खास करके पेरेंट्स की जो बात है वो माननी पड़ती है। इसलिए फैमिली के द्वारा जो कुछ भी बच्चों को सिखाया जाता है, बोला जाता है, उसे उन चीज़ों को बच्चे इनकलकेट करते हैं। फैमिली मेम्बर्स की बात जो है वो मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, दादा या फिर दादी, फादर या फिर मदर, ये बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबली बिहेव कीजिए, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। इसके अलावा ये सब लोग बच्चों को टफनेस भी सिखाते हैं कि लाइफ में रोना नहीं है, टफ होना जरूरी है, छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं वो आती रहती हैं। शुरुआत से ही ये चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। चूँकि देखो फैमिलीज कई तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो करती हैं और बच्चों को भी सिखाया जाता है कि आप भी ये प्रैक्टिसेस, इन ट्रेडिशंस को फॉलो कीजिए। और जब देखो बार बार उन्हीं प्रैक्टिसेस, उन्हीं ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है तो फिर वो वैल्यू के तौर पे बच्चे में इनकलकेट हो जाता है। जैसे देखो माता पिता हमेशा बच्चों को सिखाते हैं कि बड़ों का आदर करो, उनके पैर छुओ। जब बार बार माता पिता बच्चों को ऐसा बोलेंगे तो वो चीज़ जो है वो बच्चों के अंदर बैठ जाएगी, उनके मन में। फिर पेरेंट्स को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही बड़े आएंगे बच्चे अपने आप पैर छुएंगे। तो ये जो ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स हैं जिनको फैमिली चाहती है बच्चे फॉलो करें, उनके माध्यम से भी बच्चों में वैल्यूज का जो इनकलकेशन है वो होता है। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रेंथ की। फैमिली की स्ट्रेंथ क्या है वैल्यूज इनकलकेशन में। देखो फैमिली पहला ऐसा स्थान होता है जहां पे बच्चों का सोशलाइजेशन होता है, यानी बच्चे बाकी लोगों के साथ में रहना सीखते हैं। आप फैमिली को फर्स्ट स्कूल कह सकते हैं बच्चे का। तो इसीलिए फैमिली का जो रोल है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है बच्चों को वैल्यूज़ इनकलकेट करने में, बच्चों को वैल्यूज़ प्रोवाइड करने में। चूँकि देखो फैमिली तो हमेशा रहती है, स्कूल बेशक चेंज हो जाए लेकिन फैमिली तो हमेशा रहती है। तो इसलिए फैमिली एक फॉरएवर सोर्स है वैल्यूज़ इनकलकेशन में। फैमिली से कोई भी पर्सन, ना सिर्फ बच्चे बल्कि दूसरे पर्सन्स भी बहुत सारे लेसन्स सीखते हैं। चूँकि फैमिली मेम्बर्स के बीच रेगुलर कॉन्टैक्ट होता रहता है, इसलिए पर्सन में वैल्यूज़ का जो इनकलकेशन है वो भी चलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चे देखो मैक्सिमम अपना जो टाइम है वो फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, इसलिए भी फैमिली का रोल बढ़ जाता है बच्चों में वैल्यूज़ इनकलकेशन में। नेक्स्ट देखो फैमिली में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, जैसे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, रिलेटिव, सिबलिंग्स यानी भाई बहन। सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, सबकी अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। सब बच्चे में अलग अलग तरह की वैल्यूज़ को प्रोवाइड करते हैं। मिलकर एक बहुत ही डाइवर्स सेट ऑफ वैल्यूज़ बच्चे को मिलती हैं अलग अलग फैमिली मेम्बर से, और इससे बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, वो होता है। नेक्स्ट देखो फैमिली में जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, ध्यान देते हैं एक दूसरे पर, रिस्पेक्ट देते हैं एक दूसरे पर, एक दूसरे को वैल्यूज़ प्रोवाइड करने पर। जैसे देखो आपका भाई या फिर बहन गलत रास्ते पर चलता है तो आप पूरा जोर लगा दोगे कि वो गलत रास्ते पर ना चले। मतलब सिर्फ माता पिता ही नहीं, सभी फैमिली मेम्बर्स हर एक फैमिली मेम्बर पर ध्यान देते हैं और कोशिश करते हैं कि वैल्यूज़ का इनकलकेशन अच्छे से हो और कोई भी फैमिली मेम्बर जो है वो गलत रास्ते पर ना जाए, क्योंकि सभी का एक दूसरे पर ट्रस्ट होता है, ध्यान दिया जाता है और एक दूसरे पर रिस्पेक्ट भी दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो फैमिली का रोल वैल्यूज़ इनकलकेशन में इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि बच्चे तो गिली मिट्टी के समान होते हैं। शुरुआत में वो ब्लैंक स्टेट में होते हैं, जैसा उनको सिखाया जाए वैसा वो सीख सकते हैं। उम्र ऐसी होती है कि बच्चे उस उम्र में जल्दी सीख लेते हैं, इसलिए भी फैमिली का जो रोल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखो फैमिली के द्वारा अलग अलग तरह के तरीके अपनाए जाते हैं वैल्यूज़ इनकलकेशन में, क्योंकि फैमिली के पास राइट्स होते हैं। फैमिली बच्चों को डायरेक्शंस दे सकती हैं, इंसेंटिव दे सकती हैं, पनिशमेंट भी दे सकती हैं, क्योंकि फैमिली का अधिकार होता है बच्चों पर। कोई भी फैमिली, माता पिता या फिर भाई बहन बच्चों को मारेंगे तो पड़ोसी आके यूँ नहीं बोलेंगे ना कि भाई आप अपने बच्चे को क्यों मार रहे हैं, तो बोल देंगे पेरेंट्स, भाई हमें अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाना है, हमें सिखाना है, हम अपने बच्चों को मारें, प्यार करें, पनिशमेंट करें, आपका क्या लेना देना ना। तो कहने का मतलब है फैमिली का अधिकार होता है बच्चे पर, इसलिए अधिकार होता है, इसलिए कई सारे मेथड्स होते हैं बच्चों में वैल्यूज़ इनकलकेट करने में। देखो स्कूल में बच्चे को कोई मारेगा, आजकल के माता पिता सहन नहीं करते हैं कि हमारे बच्चे को क्यों मारा, इसलिए स्कूल
मतलब फिजिकली जैसे पहले मारा करते थे, आज के समय में बहुत कम हो गया है। बच्चे को वैसे नहीं मारा पीटा जाता, लेकिन हाँ पेरेंट्स तो मार सकते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट है, फैमिलीज ऑब्जर्व भी करती हैं बच्चे को या फिर दूसरे मेंबर्स को कि कैसे उनके द्वारा बिहेवियर किया जा रहा है, उनके अंदर वैल्यूज़ कैसी हैं, और अगर बच्चा गलत रास्ते पर चलता है तो टाइमली एक्शन लिया जा सकता है फैमिली के द्वारा, ताकि बच्चे को सही रास्ते पर लाया जा सके। तो ये हमने बात की स्ट्रेंथ क्या है फैमिली की वैल्यूज़ इनकलकेशन में। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, मतलब कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो फैमिली के आड़े आती हैं वैल्यूज़ इनकलकेशन में। सबसे पहला पॉइंट देखो, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो पैट्रियार्कल होती हैं, घर का सारा काम महिलाएं करेंगी और जो फादर है वो कुछ नहीं करेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस या फिर भेदभाव, ये चीज़ें कई फैमिलीज में देखने को मिलती हैं। तो इन सब का बहुत गलत प्रभाव पड़ता है बच्चे पर। बच्चे को लगता है कि ऐसा ही होता है, दुनिया ऐसी ही है, ये सब नॉर्मल है। कल को वो भी बड़ा होगा तो उसे भी लगेगा कि ये सब नॉर्मल है, क्योंकि बचपन से वो देखता आया है। नेक्स्ट देखो, अलग अलग फैमिली मेंबर्स की जो वैल्यूज़ हैं वो कन्फ्लिक्टिंग हो सकती हैं। जैसे दादा या फिर दादी बोल सकते हैं बच्चे को कि भाई आप जल्दी समय से पहले घर आ जाओ, 9 बजे से पहले आप घर में आ जाओ, या फिर अंधेरा होने से पहले आप घर में आ जाओ। जबकि पेरेंट्स की वैल्यूज़ ऐसी हो सकती हैं, अरे कोई चिंता की बात नहीं है, बच्चों को लिबर्टी देना ज़रूरी है, उन पे इतनी पाबंदियां लगाना सही नहीं है। तो ऐसी वैल्यूज़ में कन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है फैमिली मेंबर्स के बीच। नेक्स्ट है, देखो बहुत बार ऐसा भी देखने को मिलता है फैमिली मेंबर्स बोलते तो बहुत कुछ हैं, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं ऑनेस्ट बनो, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, खुद अगर वो रिश्वत ले लेंगे लग्जरी लाइफ जीने के लिए तो फिर बच्चा क्या सीखेगा। बच्चे को लगेगा अरे मुझे तो बोला जाता है कि ऑनेस्ट बनो, खुद रिश्वत लेके आते हो, तो फिर बच्चे को लगेगा ये दोगलापन है, वो वैल्यूज इनकलकेशन नहीं हो पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, देखो फैमिली स्ट्रक्चर आज के समय में तेजी से चेंज हो रहा है सोसाइटी में, खास करके अर्बन एरियाज में, जहां फैमिली मेंबर्स आपस में बहुत कम समय व्यतीत करते हैं, तो इसलिए वैल्यूज का इनकलकेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, मॉडर्न सोसाइटी में बच्चे देखे अपनी फैमिलीज के साथ इंटरेस्ट खो देते हैं। बोर्डिंग स्कूल्स, ट्यूशंस, बहुत कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता कि अपनी फैमिली के साथ समय बिता सकें। और आजकल तो मोबाइल भी आ गए हैं, मोबाइल फ़ोन पे वीडियो गेम, सोशल मीडिया, ये सब बच्चे शुरुआत से ही चलाने लगते हैं, तो उनका जो कनेक्ट है फैमिली के साथ वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है, देखो आज के समय में वर्ल्ड जो है बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हो गया है। सक्सेस, कंपटीशन, इन वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है पेरेंट्स और दूसरी फैमिली मेंबर्स के द्वारा, जबकि ऑनेस्टी, लव, रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन, कंपैशन, इन वैल्यूज़ को कम सिखाया जाता है। इसका नतीजा ये निकलता है बच्चा देखो एकेडमिकली तो सक्सेसफुल हो जाता है, अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लिए, अच्छी जॉब लग गई, लेकिन जीने की जो कला है वो नहीं आ पाई, सोशल वैल्यूज़ का इनकलकेशन जो है वो नहीं हो पाया। इसी का नतीजा देखने को मिलता है काफ़ी बार IITs में भी बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। सफलता तो मिली लेकिन सोशल स्किल्स नहीं डेवलप हो पाई जिस प्रकार से होनी चाहिए थी। नेक्स्ट, काफ़ी बार देखो ऐसा भी देखने को मिलता है कि पेरेंट्स या फिर दूसरे फैमिली मेंबर्स बच्चे को जितनी ऑटोनॉमी देनी चाहिए वो नहीं मिलती, बच्चों को दी नहीं जाती फैमिली मेंबर्स के द्वारा। इसकी वजह से वैल्यूज़ ऊपर से तो बच्चा बोल देता है कि हाँ मेरे अंदर ये वैल्यूज़ हैं, जब कोई फैमिली मेंबर्स मॉनिटर कर रही हैं तो बच्चे वो वैल्यूज़ शो करेंगे, लेकिन फिर वो वैल्यूज़ बच्चे के अंदर इंटरलाइज नहीं हो पाती। मतलब जब कोई नहीं देख रहा होगा तो फिर बच्चा उन वैल्यूज़ को नहीं शो करेगा। तो ये एक रीज़न है। ये सारी हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की कि फैमिली की राह में कौन सी रुकावटें आती हैं वैल्यूज़ इनकलकेशन में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। एक बार फिर से आपको हैप्पी दशहरा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।